नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स में प्रमुखता से पूछा जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, सितंबर महीने का पूरा करंट अफेयर्स, जिसको हम 60 पार्ट्स या 60 जो है बड़े हेड्स में पढ़ेंगे। तो और ये सभी बिंदु जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगस्त की करंट अफेयर्स हम लोगों ने रिलीज़ की थी, जिसमें जितना भी यूपी का करंट अफेयर्स था पुराना वो सब यहाँ पर दे दिया गया था। उसके अलावा जो है कई सारे जो भी महत्वपूर्ण उत्पादन से संबंधित, भंडारण से संबंधित, आर्थिकी से संबंधित और उत्तर प्रदेश विशेष, उसके अलावा जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉपिक थे उसको जो है इसमें कवर किया गया था। अगर आपने अभी तक ये मैगज़ीन नहीं ली है और आपको आगे एग्ज़ाम देना है कोई, तो ये मैगज़ीन ज़रूर ले लीजिए। और इससे पहले वाली मैगज़ीन भी जो हम लोगों ने जुलाई में की थी, और ये तो जो है 1 जनवरी से 31 जुलाई तक का कंप्लीट डेटा था। तो 2020 का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको ये मैगज़ीन और साथ में जो है अगस्त वाली मैगज़ीन, ये दोनों ले लेनी चाहिए। और 2-3 दिन के अंदर ही जो है आपको सितंबर वाली मैगज़ीन भी मिल जाएगी, जिसमें जो आप अभी यूपी का करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं वो उसमें कवर कर दिया जाएगा। तो इसको प्राप्त कैसे करना है, आपको इस नंबर पर 9506742546 पर जो है करंट अफेयर्स मैगज़ीन लिखना है और आपको जो है इसके लिए लिंक जो है वहाँ पर भेज दिया जाएगा। ये मैगज़ीन कैसी है अगर आप ये देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के पिन कमेंट में दोनों ही जगह इसका जो है लिंक दिया हुआ है। आप डेमो भी देख सकते हैं, उसके बाद आप लेना चाहें तो ले लीजिए। और कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप इस तरह से इस नंबर पर पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में इस तरह का जो है दोनों ही जो है मैगज़ीन का जो है लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट लिंक। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप सीधे जो है इसको पहुंच जाएंगे और आप PDF फॉर्म में इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो है ये करंट अफेयर्स का सेशन। सबसे पहला जो है हम अपडेट देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा जारी कारोबार सुगमता रैंकिंग, जिसको अब हम जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से भी जानते हैं। तो कारोबारी सुगमता रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए कौन सा स्थान प्राप्त कर लिया है? दूसरा स्थान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2019 में कारोबारी सुगमता में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है और 2017-18 की जो रैंकिंग जारी हुई थी उसमें 12वां स्थान था, यानी 10 स्थान की जो है उसने छलांग लगाई है। और आपसे 17-18 वाले का कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये बताना है कि पहले 12वां स्थान था, अब जो है दूसरा स्थान हो गया। पहला स्थान किस राज्य का है? पहला स्थान जो है आंध्र प्रदेश का है और तेलंगाना जो है 3rd प्लेस पर है। रैंकिंग सुधार हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 186 कदम उठाए गए थे, जिसमें अहम भूमिका सिंगल विंडो पोर्टल का जो निवेश मित्र वेबसाइट है, सिंगल विंडो पोर्टल, जिसके माध्यम से राज्य में इन्वेस्टर्स को जो है ईजिली सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, तो उसकी जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये रैंकिंग केंद्र सरकार ने विश्व बैंक की मदद से प्रारंभ की है। पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो है तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा शुरू की गई थी। इसमें राज्य सरकारों की तरफ से कंस्ट्रक्शन परमिट, श्रम कानून, पर्यावरण संबंधी पंजीयन, सूचना व भूमि की उपलब्धता और सिंगल विंडो को मानक आधार बनाया गया। यानी ये कुछ प्रमुख मानक बनाए गए हैं जिनके आधार पर ये रैंकिंग कैलकुलेट की जाती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जो 2020 की है उसमें जो शीर्ष का 10 क्रम है वो आपके सामने लिखा हुआ है, पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये 5 जो है शुरुआत का आप जरूर याद रखिए, क्योंकि आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें क्रम लगाने को भी पूछा जा रहा है या जो है मेल में मिलान में इसको दे दिया जा रहा है। तो 5 रैंक यहाँ पर याद रख सकते हैं आप। आगे चलते हैं। तो कोरोना की टेस्टिंग के लिए, कोरोना वायरस या कोविड की टेस्टिंग के लिए RT-PCR एक टेस्ट होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहाँ पर जो है पेरीमरेज लिख गया है, ये पॉलीमरेज होना चाहिए। तो रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट के लिए अब प्राइवेट लैब के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है फरमान जारी किया गया है और एक मानक निर्धारित कर दिया गया है
कि केवल 1600 रुपये अधिकतम इस टेस्ट का लिया जा सकेगा, उससे ज़्यादा जो है कोई भी वसूल नहीं कर सकता है। शुरुआत में जब नया नया ये शुरू हुआ था तो 2500 रुपये निर्धारित किया गया था, लेकिन उस समय क्या है, उस समय लैब रिजेंट और बाकी जो है संसाधन कम मात्रा में उपलब्ध थे। अब जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, तो जो है उसकी कीमत में जो है गिरावट आ गई है रिजेंट्स वगैरह की, इसलिए अब जो है ये 1600 रुपये पर इस टेस्ट को फिक्स किया गया है। कोई भी निजी जो है पैथोलॉजी या लैब इससे ज़्यादा जो है किसी भी मरीज से आरटीपीसीआर के लिए नहीं ले सकेगी। उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी इमारत कहाँ पर बनेगी? तो उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी इमारत जो है कानपुर के ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी में बनने जा रही है। इसमें 55 से 60 मंजिल तक के आवासीय फ्लैट बनाए जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी इमारत होगी। और सबसे बड़ी इमारत जो है नोएडा के सेक्टर 94 में बनाई जा रही सुपरनोवा परियोजना में है। सुपरनोवा प्रोजेक्ट जो है उसमें जो है सबसे बड़ी, सबसे ऊंची जो है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 56 से 80 मंजिल की जो है ऊंचाई इसकी प्रस्तावित है। आगे चलते हैं। आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदल दिया जाएगा। क्या नाम हो जाएगा अब? तो ताजमहल के पूर्वी गेट पर बन रहे मुगल म्यूजियम का नाम अब छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर होगा। अभी रिसेंट जो है ये घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। और ये म्यूजियम लगभग 150 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, यानी इसकी जो लागत है वो 150 करोड़ रुपए है। पौराणिक तमसा नदी के पुनरुद्धार हेतु राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अयोध्या के डीएम हैं अनुज कुमार झा, उनको जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तमसा नदी जो नदी है ये त्रेता युग की नदी है, जिसका उद्गम स्थल अयोध्या में मवई ब्लॉक के लखनीपुर गांव की झील से होता है। तो इसी का पुनरुद्धार इनके द्वारा किया गया था। विशेष इसमें जो है उन्होंने योगदान दिया डीएम साहब ने, इसीलिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी साक्षरता आंकड़ों में उत्तर प्रदेश का स्थान या उत्तर प्रदेश का प्रतिशत क्या है? उत्तर प्रदेश की जो अभी साक्षरता आंकी गई है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वो 73% है। अभी रिसेंट जो है सभी राज्यों का डेटा रिलीज हुआ है, तो उत्तर प्रदेश की 73% है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर इसमें 73% है। और वहीं पर शीर्ष राज्य कौन सा है? केरल है। और सबसे कम साक्षरता जो है किसमें है? आंध्र प्रदेश में है। जनगणना 2011 में क्या स्थिति थी? उसमें उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी? 67% थी। तो उस दृष्टि से देखें तो लगभग 6% की बढ़ोतरी हो गई है 8-9 सालों में। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? किस कैटेगरी में स्थान मिला है? तो स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम की कैटेगरी में जो है पुरस्कार मिला है या स्थान मिला है। और स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात जो है शीर्ष स्थान पर है। तो ये दोनों ही याद रखिएगा। जो ये केंद्र सरकार द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग जारी की गई है उसमें गुजरात टॉप पर है, और उत्तर प्रदेश को इस रैंकिंग में जो है इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश द्वारा किन महीनों को विद्यादान माह के रूप में मनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश द्वारा जो है सितंबर और अक्टूबर, ये 2 महीने जो है सितंबर और अक्टूबर, इनको विद्यादान माह के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया गया है। इस दौरान उच्च शिक्षा की डिजिटल लाइब्रेरी में अधिक से अधिक संख्या में ई कंटेंट अपलोड करने वाले शिक्षकों और उनकी संस्थाओं को 6 श्रेणियों में पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए विकसित ई कंटेंट पोर्टल का यूपी उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी नाम दिया गया है। तो इस ई कंटेंट पोर्टल का नाम भी पूछा जा सकता है। यूपी उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी नाम का जो है ये पोर्टल है जिस पर ई कंटेंट अपलोड किया जा रहा है। आगे चलते हैं। गर्भवती महिलाओं में कोरोना संक्रमण के उपचार हेतु प्रदेश का पहला मदर चाइल्ड कोविड अस्पताल कहां पर बनाया गया है? तो ये लखनऊ में बनाया गया है, चिन्हट स्थित
MCH विंग को जो है ये अस्पताल में बनाया गया है। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं जिसमें कोई चीज़ पहली बार कहीं पर स्थापित हो रही होती, पहले बार ऐसा इनोवेशन हो रहा होता है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहला मदर चाइल्ड कोविड अस्पताल लखनऊ में स्थापित हो रहा है। आगे चलते हैं, उड़ान योजना के बारे में आप लोग जानते हैं। तो क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के चौथे चरण को केंद्र सरकार ने मंजूर कर दिया है। अब इसमें यूपी से जो है क्या रिलेटेड हो सकता है, तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 78 और नए हवाई जहाज़ों के रूट को मंजूरी दे दी है इस उड़ान योजना में। इसमें उत्तर प्रदेश के कई छोटे बड़े शहरों को भी शामिल किया गया है, जैसे कि कानपुर, मुरादाबाद, श्रावस्ती, प्रयागराज, बरेली, चित्रकूट, अलीगढ़, वाराणसी और श्रावस्ती। तो इस उड़ान योजना में इनको शामिल कर लिया गया चौथे चरण में। और अब श्रावस्ती से भी उड़ान भरी जा सकेगी, जो कि कानपुर, वाराणसी और प्रयाग से जुड़ जाएगा, क्योंकि श्रावस्ती जो है बौद्ध सर्किट का एक हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हुआ। कब किया गया ये, तो ये शुभारंभ जो है 7 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत जो है, यानी पोषण माह के अंतर्गत जो है 5 सूत्र निर्धारित किए गए हैं। पहला, सुनहरे 100 दिन, अनीमिया रोकथाम, डायरिया का प्रबंधन, स्वच्छता और सफाई, साफ सफाई और पौष्टिक आहार। ये 5 सूत्र निर्धारित किए गए हैं, जिनके आधार पर जो है ये राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है और इनको जो है ये प्राथमिक लक्ष्यों में रखा गया है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह में ही पोषण जन आंदोलन गतिविधियों को भी संचालित किया जाएगा, जो कि एक प्रमुख आयोजन होगा। और इसमें क्या क्या होगा प्रमुख आयोजनों में, कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन व प्रबंधन किया जाएगा, पोषण वाटिका की स्थापना की जाएगी और साथ में वहाँ पर पौधारोपण भी होगा। डिजिटल पोषण पंचायत का आयोजन किया जाएगा और व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा सोशल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से। तो राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत ही ये गतिविधि है और इसको नाम दिया गया है पोषण जन आंदोलन। तो इसको याद रखिएगा। प्रदेश की 11 सड़कों को अब शहीदों के नाम से जाना जाएगा। इस बारे में लोक निर्माण विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुजफ्फरनगर में नदी रोड पर नए सेतु का नामकरण पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवान प्रशांत शर्मा के नाम पर किया जाएगा। इसी तरह से बाकी जो है, जो भी इस तरह के शहीद जवान हैं, उनके नाम पर 11 जो है नई सड़कों को जो है स्थापित किया गया है। कृषि निर्यात को दोगुना करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की कृषि निर्यात सुविधा केंद्र खोलने जा रही है। और ये कहाँ पर केंद्र खुलेंगे, किस लिए होंगे, ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। तो कृषि निर्यात सुविधा कहाँ कहाँ पर होगी, आंवला के लिए कृषि निर्यात केंद्र कहाँ पर होगा, प्रतापगढ़ और लखनऊ में। इसको ध्यान रखिएगा, इसी तरह के क्वेश्चन मैच मेकिंग में आजकल पूछे जा रहे हैं। तो आंवला के लिए निर्यात सुविधा केंद्र होगा प्रतापगढ़ और लखनऊ में, तथा सहारनपुर समेत अयोध्या और वाराणसी को आम के क्लस्टर में रखा जाएगा। यानी आम का क्लस्टर अगर आपसे पूछा जाएगा तो सहारनपुर, अयोध्या और वाराणसी, इनको आम के क्लस्टर में रखा जाएगा, आंवला में प्रतापगढ़ और लखनऊ। आगे चलते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन जिसको हम NHM कहते हैं, इसकी ओर से जारी रैंकिंग में स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने में प्रदेश का शीर्ष जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला उपलब्ध करा रहा है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं के हिसाब से शामली जिला जो है ये उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा जिला है, जबकि राजधानी लखनऊ इसमें 5वें स्थान पर है और दूसरे स्थान पर उन्नाव है। तो पहला जिला शामली हो गया स्वास्थ्य सुविधाओं के हिसाब से, दूसरा जिला कौन सा होगा, उन्नाव हो गया, और 5वें नंबर पर लखनऊ का नंबर आ गया। मंडल स्तर पर अगर देखें तो पहले नंबर पे पहला मंडल जो है झांसी है, यानी मंडलों में शीर्ष स्थान झांसी को मिला है और लखनऊ जो है दूसरे स्थान पर मंडलों में। तो पहला मंडल झांसी, दूसरा मंडल लखनऊ। ये जो है नीति आयोग के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं की जो रैंकिंग जारी की गई है उसके अनुसार ये है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV के ट्रायल के पहले चरण में प्रयुक्त किया गया ईंधन प्रदेश के किस जिले में विकसित हुआ।
तो ये जो है ईंधन कहाँ पर विकसित हुआ, कानपुर में। और कानपुर की फैसिलिटी का क्या नाम है, DMSRDE, डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर रिसर्च डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा इसको विकसित किया गया है। प्रदेश के किस जनपद में टेक्सटाइल पार्क बनने जा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही अपेक्षित हैं। तो टेक्सटाइल पार्क जो है बरेली के फतेहगंज पश्चिमी में बनना जा रहा है। कहाँ पर, बरेली के फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में। राज्य का पहला फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा, तो राज्य का जो है पहला फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स कहाँ बनने जाएगा, आगरा में। इसकी विशेषता क्या है, कम स्थानों पर अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना है, तो राज्य का पहला फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स आगरा में बनेगा। 125 करोड़ की लागत से बनने वाला यह 4 में जिला कॉम्प्लेक्स यमुना एक्सप्रेस से मात्र 10 किलोमीटर दूर होगा। कॉम्प्लेक्स में 68 फैक्ट्रियां संचालित होंगी तथा एग्जीबिशन एरिया भी बनेगा। जूते, चप्पल, चाय, पैकिंग, प्रिंटिंग, कॉटन, वूलन, कारपेट, चमड़ा, कटाई, सिलाई, IT उद्योग, साइकिल आदि उद्योग जो है पार्क में स्थापित होंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि राज्य का पहला फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स कहाँ बनने जा रहा है, आगरा में बनने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो लखनऊ में। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब या स्टार्टअप केंद्र लखनऊ। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित उत्कृष्टता का केंद्र कहाँ बनेगा, ये IIT कानपुर की मदद से नोएडा में स्थापित होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहाँ बनेगा, नोएडा में बनेगा। ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन इनको नोट करते रहिए। अब जो है प्रश्नों की प्रवृत्ति इसी तरह की है जो आपसे पूछे जाएंगे। मेरठ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, वाराणसी, लखनऊ और बरेली में IT पार्क बनेंगे। ये सारी जगहें हैं जहां पर IT पार्क बनने जा रहा है। कौन कौन सी, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, वाराणसी, लखनऊ और बरेली, इनमें IT पार्क जो है बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश सरकार किस क्षेत्र में जैविक खेती की संभावनाएं तलाशने हेतु जीरो बजट खेती को प्रोत्साहित करने जा रही है। तो ये जीरो बजट खेती कहां पर होगी, बुंदेलखंड कृषि क्षेत्र में। बनारस की तर्ज पर किस जनपद में क्रूज चलाने की योजना बनाई जा रही, बनारस में भी जो है क्रूज चलाया गया था, तो उसी की तर्ज पर जो है अब क्रूज चलाया जाएगा। कहां पर, अयोध्या में सरयू नदी पर। और ये गुप्तार घाट से अयोध्या तक जो है ये क्रूज चलेगा, जिसमें लोग पर्यटन कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पहली कृषि निर्यात नीति की घोषणा कर दी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि उत्तर प्रदेश की पहली कृषि नीति कब आई थी, तो हो सकता है कि आप लोगों में मैक्सिमम लोग जानते हो, कमेंट करके बताइएगा। तो उत्तर प्रदेश की पहली कृषि नीति जो है वो 2013 में आई थी। और ये क्या है, ये पहली कृषि निर्यात नीति है जो अब आई है 2020 में। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पहली कृषि निर्यात नीति की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अपनी पहली कृषि निर्यात नीति की घोषणा की है। राज्य सरकार ने 2024 तक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। अब प्रश्न यहीं से बनेगा कि जो नई कृषि निर्यात नीति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई है, उसमें कब तक जो है कृषि उत्पादों का निर्यात को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है, तो आपको बताना होगा 2024 तक। इसके लिए किसान और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए जाएंगे। एक और बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य सरकार ने अनुबंधित कृषकों और बटाईदार किसानों से कुछ शर्तों के साथ धान खरीदने की भी अनुमति प्रदान कर दी है, क्योंकि अब जो है अनुबंधित कृषक और जो बटाईदार कृषक हैं वो भी धान अपना बेच सकेंगे। राष्ट्रपति द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल वरिष्ठ अधिवक्ता का कार्यकाल अगले 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका नाम क्या है, सॉलिसिटर जनरल, या इनका नाम है ज्ञान प्रकाश। अगला, IIT BHU के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के चेयरमैन कौन बन गए हैं,
तो IIT BHU के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के चेयरमैन हैं डॉक्टर कोटा हरिनारायण, और इनका नाम किस साथ जुड़ा हुआ है, ये लड़ाकू विमान तेजस बनाने वाले जो है व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा जो है उसकी जो है बनाया गया था, डिजाइनिंग की गई थी, डॉक्टर कोटा हरिनारायण। फिर चलते हैं 25वां पॉइंट देखते हैं आज का। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2020 में नई व्यवस्था क्या की गई है, तो ये अभी पारित हुआ है 2020 में जो है कमजोर वर्गों के लिए आर्थिक आरक्षण अधिनियम 2020। सरकारी सेवाओं में आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ अब प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी नहीं ले पाएंगे, यानी आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है वो केवल उत्तर प्रदेश के ही लोगों को मिलेगा। और प्रदेश सरकार ने 1 फरवरी 2019 में सरकारी सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% पर पद आरक्षित करने की व्यवस्था की थी, लेकिन अब जो है ये केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए सीमित कर दिया गया है। आगे चलते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 4 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है, जिनके नाम आपके सामने हैं। जस्टिस संजय कुमार पचौरी, जस्टिस सुभाष चंद्र शर्मा, जस्टिस सुभाष चंद्र और श्रीमती सरोज यादव। तो ये सभी जो है 4 नए न्यायाधीश हैं। आगे चलते हैं। यूपी विशेष सुरक्षा बल UPSSF जो काफ़ी चर्चा में था, अभी जो है इसके गठन की अधिसूचना जारी हो गई है और इसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं जो नीचे दिए हैं, पढ़ते हैं इसको। UPSSF बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति व वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा किसी को भी। सुरक्षा बल का प्रत्येक सदस्य हमेशा ड्यूटी पर माना जाएगा, यानी चाहे दिन हो चाहे रात हो वो ऑन ड्यूटी ही माना जाएगा। प्रदेश के महत्वपूर्ण संस्थानों एवं व्यक्तियों की सुरक्षा है तो यूपी विशेष सुरक्षा बल विधेयक 2020 को 22 अगस्त को विधानमंडल में पारित किया गया था और ये 6 अगस्त 2020 से लागू माना जाएगा। शुरुआत में UPSSF की 5 बटालियनों का गठन किया जाएगा। निजी कंपनियां भी भुगतान करके इसकी सेवाएं ले सकेंगी और इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। तो ये सभी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण है। टीबी रोग का पता लगाने के लिए किस केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधार्थियों द्वारा एक इम्यूनो बायो सेंसर की तकनीक विकसित की गई है? तो ये कहाँ किस विश्वविद्यालय के हैं शोधार्थी? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ। यहाँ के शोधार्थियों ने टीबी रोग का पता लगाने के लिए एक इम्यूनो बायो सेंसर डेवलप किया है, महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा एक्सप्रेस वे के किनारे औद्योगिक पार्क बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी एक्सप्रेस वे हैं उनके किनारे लगभग 15 जिले चिन्हित किए गए हैं, वहाँ पर ज़मीन तलाशी जा रही है और वहाँ पर जो है औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। ये जो है गीडा एवं निजी क्षेत्रों के द्वारा विकसित किया जाएगा और 8,380 हेक्टेयर में औद्योगिक पार्कों का निर्माण होगा। लगभग 15 जिलों जो है जिले इसमें इस प्रोजेक्ट में शामिल होंगे। प्रदेश में पुलिस फोरेंसिक विश्वविद्यालय की में 10 विभाग होंगे। अब ये क्लियर कर दिया गया है कि इसमें 10 विभाग स्थापित होंगे और इस विश्वविद्यालय को कहाँ बनाया जाएगा? तो पुलिस फोरेंसिक यूनिवर्सिटी जो है बनेगी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसको बनाया जाएगा। प्रदेश में भौतिक स्टाम्प पेपर को अब बंद कर दिया जाएगा। जो अभी तक स्टैम्प पेपर की प्रणाली थी, फिजिकल रूप में जो पेपर मिलता था, अब वो नहीं मिलेगा। अब जो है स्टैम्प पेपर जो है केवल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जिसको हम ई स्टाम्प कहेंगे, वही जो है उसी माध्यम से खरीदा जाएगा, उसी माध्यम से जो इसको सरकार बेचेगी। और जिले के जो कोषागार हैं, ट्रेजरी है, इसमें रखे स्टाम्प पेपर बेचने के बाद नई व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगी। यानी अभी जो रिजर्व में जितने भी स्टाम्प पेपर रखे हैं, जो जैसे ही वो बिक के ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद जो है ये स्टाम्प पेपर ई स्टाम्प पेपर प्रणाली लागू हो जाएगी। ई स्टाम्प पेपर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को सौंपी गई है। ई स्टाम्पिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए 10,000 स्टाम्प विक्रेता नियुक्त किए जाएंगे तथा 1 लाख रुपए की ई स्टाम्पिंग पर विक्रेता को 115 रुपए कमीशन मिलेगा। आगे चलते हैं। सितंबर में केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश की महंगाई दर कितनी बताई गई है? तो ये सितंबर में जारी किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में
उत्तर प्रदेश में महंगाई दर 7.03 बताई गई है, जो कि 6वें स्थान पर है, और इस मामले में उत्तर प्रदेश जो है भारत में 6ठे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष महंगाई दर वाले राज्य कौन से हैं भारत में? सबसे ज़्यादा असम में, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पे उड़ीसा, चौथे नंबर पे हो गया तेलंगाना, 5वें नंबर पे उत्तराखंड, और उत्तर प्रदेश जो है 6ठे नंबर पे हो गया। तो ये भी क्रम जो है आपको ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश जो है 6ठे नंबर पे, उत्तर प्रदेश की महंगाई दर हो गई 7.03%। फिर एक बहुत ही फेमस रिवॉल्वर है बेवल स्कॉट, जो काफ़ी पुराने समय से चलती आ रही है। तो बेवल स्कॉट की उत्तर प्रदेश में यूनिट लगने जा रही है। इसकी फैक्ट्री कहाँ स्थापित होगी? हरदोई जिले में। ये इंपॉर्टेंट है। हरदोई के संडीला कस्बे में फैक्ट्री लगाने का निर्णय लिया गया है। बेवल ने लखनऊ की सियाल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ ये समझौता किया है। पहले चरण में 0.32 mm की रिवॉल्वर बनाई जाएंगी। प्रदेश के श्रम कल्याण परिषद द्वारा 3 नई योजनाओं का प्रारंभ किया गया है। अब ये श्रम कल्याण परिषद द्वारा जो नई योजनाएं हैं कौन कौन सी हैं? राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी के जन्म शताब्दी के समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा तीनों योजनाओं का शुभारंभ होगा। पूर्व खेल मंत्री चेतन चौहान के नाम पर श्रमिक खेल कल्याण योजना, कवित्री महादेवी श्रमिक पुस्तक योजना और स्वामी विवेकानंद धार्मिक एवं पर्यटन यात्रा योजना का शुभारंभ 10 नवंबर को किया जाएगा। तो तीनों योजनाओं के नाम महत्वपूर्ण हैं। पहली कौन सी योजना है? चेतन चौहान के नाम पर, जो पूर्व मंत्री थे, श्रमिक खेल कल्याण योजना, महादेवी वर्मा जी के नाम पर श्रमिक पुस्तक योजना और स्वामी विवेकानंद के नाम पर धार्मिक एवं पर्यटन यात्रा योजना। ये 3 जो है योजनाएं कब शुरू होंगी? 10 नवंबर को होंगी। और यूपी श्रम कल्याण परिषद में अभी 11 के बजाय अब 51 सदस्य होंगे, यानी सदस्य भी इसमें जो है बढ़ा दिए गए। अब तक 11 होते थे। 35वां पॉइंट देखते हैं। प्रदेश में 20 छोटे राज्यांतरित यात्रा कार्यक्रम यानी इंट्रा स्टेट आइडेंटिटी कार्यक्रम का प्रस्ताव किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? कोरोना संक्रमण के दौरान हुए पर्यटन उद्योग को हानि से बचाने के लिए, उसको उबारने के लिए ये यात्रा कार्यक्रम या पर्यटन कार्यक्रम बनाए गए हैं। केंद्र ने उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय से 20 छोटे राज्यांतरित कार्यक्रम मांगे थे, जिसमें से 7 का चयन करके भेजा जा चुका। और ये 7 आइटरनी क्या हैं? तो ये है, पहला रूट देखिए यात्रा का, वाराणसी, सारनाथ, चुनार, विंध्याचल और सोनभद्र। दूसरा है लखनऊ दुधवा पार्क, कतरनिया घाट और पीलीभीत रिजर्व। तीसरा है लखनऊ अयोध्या नैमिषारण्य। चौथा है झांसी महोबा कलिंजर चित्रकूट, आगरा मथुरा वृंदावन, प्रयागराज वाराणसी और सारनाथ। उसके बाद 7वां जो चयन किया गया है गोरखपुर, कुशीनगर, कपिलवस्तु और श्रावस्ती। ये 7वां जो है ये बौद्ध सर्किट में आ जाएगा। तो इस तरह से कुल 20 का प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा मांगा गया था, जिसमें से 7 जो है फाइनल करके भेज दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी ड्यू हैं। तो क्योंकि पंचायत जो है दिसंबर में अवधि उसकी खत्म हो रही है, तो वर्ष 2021 की पहली तिमाही में चुनाव कराए जा सकते हैं। मतदाता सूची का पुनरीक्षण 1 अक्टूबर से 12 नवंबर तक किया जाएगा, जिसका अंतिम प्रकाशन 29 नवंबर को होगा। 1 लाख BLO की तैयारी की जा रही है इसमें। और प्रदेश में 58,758 ग्राम पंचायतें, 821 क्षेत्र पंचायत और 75 जिला पंचायत हैं, जो डेटा जो है समाचार पत्र में दिया गया था उसके अनुसार। आगे चलते हैं। प्रदेश सरकार ने उद्योगों की स्थापना संचालन को सरल बनाने हेतु लाइसेंस NOC की संख्या 43 से घटाकर अब कितनी कर दी है? 21 कर दी है। यानी उद्योगों को अब और सुगमता से जो है जल्दी जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इतनी सारी NOC पहले लेनी पड़ती थी, 43 NOC लेनी पड़ती थी, अब जो है केवल 21 तरह की NOC प्राप्त करनी होगी। प्रदेश सरकार ने कोविड जांच रिपोर्ट को ऑनलाइन उपलब्ध कराने हेतु एक ऐप लॉन्च किया है। इसका नाम है एकीकृत कोविड-19 पोर्टल एप्लीकेशन, जो पोर्टल का नाम क्या है? labreports.upcovid19tracks.in। अगर किसी ने भी अपनी जांच कराई है तो इस पे जाएगा और अपना मोबाइल नंबर डालेगा, उसको उसकी जांच रिपोर्ट जो है उस पर दिख जाएगी।
आगे चलते हैं। प्रदेश के कितने स्थानों पर ग्रीन फील्ड डेयरी का निर्माण होगा? इस तरह के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ग्रीन फील्ड डेयरी का निर्माण 8 स्थानों पर होगा। अब ये 8 स्थान कौन से हैं? लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर व फिरोजाबाद। इन 8 स्थानों पर ग्रीन फील्ड डेयरी बनेगी। महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर केंद्र सरकार ने राम वन गमन मार्ग यानी भगवान राम का जो गमन पथ है उसका निर्माण हेतु ये जो है एक पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। 452 करोड़ रुपए अभी हाल ही में स्वीकृत किए हैं। राम वन गमन मार्ग का निर्माण अयोध्या एवं चित्रकूट के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए किया जाएगा। इसकी लंबाई 102 किलोमीटर तथा निर्माण 2 पैकेजों में प्रस्तावित है। तो इससे संबंधित भी कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में स्थिति सुधारने के लिए प्रदेश सरकार ने अपने 75 जिलों में ईज ऑफ डूइंग प्रतिस्पर्धा अगस्त 2020 की रिपोर्ट जारी कर दी है। अब यूपी ने जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी हर महीने जारी करना शुरू कर दिया है और ये जो हम रिपोर्ट देख रहे हैं ये अगस्त की है। तो अगस्त रिपोर्ट सितंबर में जारी हुई है। इसमें टॉप किया है उन्नाव ने, दूसरे नंबर पे बुलंदशहर है, तीसरे नंबर पे सहारनपुर है। ये हो गया बड़ी कैटेगरी। और जो 20 श्रेणी हैं उसमें कौसाम्बी, श्रावस्ती और फतेहगढ़ ये जो है टॉप 3 की रैंक है। तो ये जो है मुख्य कैटेगरी यही है, इससे पूछे जाने की संभावना है। तो आपको याद रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी का जो टॉप जिला है अगस्त की रिपोर्ट के हिसाब से वो कौन सा है? उन्नाव, उसके बाद बुलंदशहर, उसके बाद सहारनपुर। फिर आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। पानी से लेड एवं क्रोमियम जैसे केमिकल एवं भारी तत्वों को फिल्टर करने वाली कपड़े की छन्नी किसके द्वारा बनाई गई है? ये बनाई है उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसर जेपी सिंह ने। नेक्स्ट, ई संजीवनी पोर्टल। तो पहले ये जान लीजिए क्या है। ई संजीवनी पोर्टल विकसित किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा, जिससे वैसे तो ये केंद्र सरकार का है, उत्तर प्रदेश में भी लागू हो गया है। इसमें जो है घर बैठे आप डॉक्टर से ओपीडी की तरह सलाह कर सकते हैं, आमने सामने जो है बात करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सलाह ले सकते हैं। तो ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ओपीडी सेवा उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। अभी जो केंद्र सरकार ने रैंक जारी की है और शीर्ष स्थान मिला है तमिलनाडु को, यानी तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से ओपीडी लोगों ने कराई और दूसरे नंबर पे यूपी है। उत्तर प्रदेश में अब तक 1,01,09 लोग जो है इस सेवा का उपयोग कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील के पिपरसंड गांव में पुलिस एवं फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना किस प्राविधिक विश्वविद्यालय के सहयोग से किए जाने के लिए अभी हाल ही में एमओयू किए जाने की प्रक्रिया चल रही है? तो ये तो क्लियर हो गया कि लखनऊ में ही बन रहा है फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी और लखनऊ में जगह भी तय हो गई है। सरोजनी नगर जो तहसील है उसमें जो पिपरसंड गांव है उसमें ये फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। और इसके लिए जो एमओयू हो रहा है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ से किया जा रहा है। किस विश्वविद्यालय ने इसरो के लिए दुनिया का सबसे क्षमतावान कार्बन एरोजोल हाइड्रोजन स्टोरेज, जिसको सुपर फ्यूल स्टोरेज कहते हैं, विकसित करके दिखाया है? तो ये कमाल किया है अपने प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के साइंटिस्टों ने। मंगल और मानव मिशन में इस तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बीएचयू में देश का एकमात्र हाइड्रोजन सेंटर है जो इस तरह के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के शोध पर काम करता है। ये भी याद रखिएगा कि बीएचयू में देश का एकमात्र हाइड्रोजन सेंटर है इस प्रकार का जहां पर इस तरह की रिसर्च होती है। तो ये जो कार्बन एरोजोल हाइड्रोजन स्टोरेज है ये बनाया है बीएचयू ने, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं? बनारस की शिवांगी सिंह। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आगे पूछा जा सकता है ये। कोरोना काल में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत सबसे ज्यादा
रोजगार देने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र में अप्रैल से अगस्त तक के बीच में सर्वाधिक 14,616 नौकरियां दी गई हैं। वहीं दूसरे स्थान पर जो है कौन है? जम्मू कश्मीर है। तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर। अगला अपडेट देखते हैं कि सरकारी उपक्रम ने जवानों को -50 डिग्री तापमान से भी सेना के जवानों को बचाने के लिए एक्सट्रीम कोल्ड विंटर क्लॉथिंग सिस्टम लॉन्च किया है। तो एक्सट्रीम कोल्ड विंटर क्लॉथिंग सिस्टम ये आयुध वस्त्र निर्माणी शाहजहांपुर के द्वारा बनाया गया है। इसमें -50 डिग्री टेम्परेचर के नीचे भी टेम्परेचर होगा, तब भी जो है सेना के जवान बचे रहेंगे। 3 लेयर से तैनात इस ड्रेस का वजन 4.5 किलोग्राम है। विगत डिफेंस एक्सपो में यह ड्रेस पहली बार प्रदर्शित भी की गई थी। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की जीडीपी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह भी नया डेटा आया है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी में योगदान करने वाले टॉप 5 जिले कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जीडीपी में योगदान किया है नोएडा ने, दूसरे नंबर पे मेरठ, तीसरे नंबर पे एटा, चौथे नंबर पे लखनऊ, 5वें नंबर पे आगरा। ये सभी बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो नोएडा जो है सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान करता है। और अगर हम उत्तर प्रदेश को क्षेत्र के अनुसार जो है देखें तो क्षेत्र के अनुसार वेस्ट यूपी यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा योगदान किया है। 50% से ज्यादा योगदान जीडीपी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, 51.15%। ईस्ट यूपी का 26.77%, सेंट्रल यानी मध्य यूपी का 17.14% और बुंदेलखंड का 4.94%। तो ये क्रम भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रवार प्रदर्शन क्या है जीडीपी में। इस तरह का प्रश्न पहले एक बार पूछा जा चुका है। सबसे पिछड़े जिले कौन से हैं जीडीपी के मामले में? सबसे पिछड़ा जिला बलरामपुर में है, बलरामपुर है, उसके बाद बहराइच, फिर जौनपुर, प्रतापगढ़, बलिया। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का निर्माण होने जा रहा है। तो ये फिल्म सिटी कहाँ बनेगी? सबसे बड़ा प्रश्न है, नोएडा में बनेगी। तो यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के नोएडा में, नोएडा के सेक्टर 21 में इसके लिए जगह चिन्हित की गई है। और इसके साथ ही एक फिल्म विश्वविद्यालय भी बनेगा। और वो कहाँ बनेगा? वो भी नोएडा में ही बनेगा। दोनों ही चीजें याद रखिएगा कि फिल्म सिटी और फिल्म विश्वविद्यालय या फिल्म यूनिवर्सिटी, ये दोनों वही बनेगा। इसमें फिल्म विश्वविद्यालय में निर्देशन, स्क्रिप्ट राइटिंग, सिनेमेटोग्राफी, एनिमेशन, साउंड रिकॉर्डिंग जैसे पाठ्यक्रम रखे जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर उत्तर प्रदेश की फिल्म नीति के बारे में भी जान लीजिएगा, जो आप लोग ज़्यादा कभी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि अब जो है फिल्म सिटी चर्चा में है तो फिल्म नीति के बारे में पूछा जा सकता है। सबसे पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश की फिल्म नीति कब आई थी, कब बनी थी? 1999 बनी थी। ये सबसे बड़ा और सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है और 2017 में इसको संशोधित भी किया जा चुका है। अब इसमें कई सारी जो है वो हैं कि छूटें दी जाती हैं कि अगर यूपी में क्षेत्रीय भाषा में फिल्म बनाई जाएगी, जैसे अवधी में बने, ब्रज में बने, बुंदेली में बने या भोजपुरी में बने, तो फिल्म बनाने वाले को उसकी लागत की अधिकतम 50% सब्सिडी दे दी जाएगी। हिंदी, अंग्रेजी और देश की अन्य भाषाओं में फिल्म बनाने पर 25% की सब्सिडी मिलेगी। यदि फिल्म की आधी शूटिंग यूपी में की जाती है तो 1 करोड़ का जो है सब्सिडी दी जाएगी। 2/3 शूटिंग यूपी में करते हैं तो 2 करोड़ तक का अनुदान मिलेगा। ये सभी प्रावधान इसलिए बनाए गए हैं कि उत्तर प्रदेश में जो फिल्म उद्योग है उसको विकसित किया जाएगा। अब एक प्रश्न आपसे और पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो है फिल्म उद्योग के लिए जो है कौन सी संस्था स्थापित है? तो उसके लिए जो है फिल्म उद्योग बंधु नामक एक संस्था है, उसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा जीके में। और ये सारी छूटें हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके। आगे चलते हैं। प्रदेश में ऊर्जा विभाग 2022 तक एक तापीय विद्युत ग्रहों से बिजली उत्पादन की क्षमता का क्या लक्ष्य रखा गया है? तो थर्मल पावर प्लांट जो हैं उनसे प्रदेश में 2022 तक जो लक्ष्य रखा गया है वो 7,260 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता का रखा गया है। इनसे यूपी की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर
12,734 मेगावाट हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा ये लक्ष्य कब तक के लिए है, 2022 का लक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं। एक जिला एक उत्पाद, एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP योजना की ही तर्ज पर अब एक नई योजना लाई जा रही है। इसका नाम है एक जिला एक धरोहर गांव योजना। नाम इंटरेस्टिंग है, याद रखिएगा। पूछा जाएगा आपसे किस प्रदेश की है तो आपको बताना होगा उत्तर प्रदेश की है। एक जिला एक धरोहर गांव योजना। इस योजना का लक्ष्य ऐसे सबसे श्रेष्ठ गांव की कला और उससे जुड़े कलाकारों को मंच प्रदान करना है। आल्हा, बिरहा, कजरी आदि के उद्भव स्थलों के साथ ही विशेष हस्तशिल्प के गांवों का भी इसमें चयन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूरी तरह से अब इको फ्रेंडली बनाया जाएगा। पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का इको फ्रेंडली बनाया जाएगा, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इसका जवाब होगा। 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 2.70 लाख करोड़ पेड़ लगाने की योजना बनाई गई है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अब राज्य स्तर पर भी स्वर्ण पदक जीतने पर घर तक सड़क बनेगी। पहले केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग स्वर्ण पदक जीतते थे विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में, उनके घर तक जो है सड़क बनती थी और उस योजना का क्या नाम है, मेजर ध्यानचंद योजना। इसके तहत घर तक सड़क बनाई जाती थी। लेकिन अगर कोई प्रदेश स्तरीय स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीतता है उत्तर प्रदेश में, तो अब उसको सम्मानित करने के लिए उसके घर तक सड़क बनाई जाएगी। यू राइज पोर्टल। अब ये पोर्टल क्या है, इस पोर्टल के द्वारा प्राविधिक, व्यावसायिक और कौशल विकास से जुड़े 20 लाख छात्र छात्राओं और विशेषज्ञों को लाभ मिलेगा। इस पोर्टल के माध्यम से किसी भी छात्र छात्रा के बारे में किसी संस्था या संस्थान को जानकारी मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां देश का पहला एकीकृत पोर्टल लागू हुआ है। तो ये यू राइज पोर्टल महत्वपूर्ण है, अभी रिसेंट में जो है इससे प्रश्न आ सकता है। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना कहां पर शुरू की जाएगी, दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच, यानी दिल्ली से मेरठ के बीच गाजियाबाद होते हुए। ये कौन सी रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। सेवा शर्तों को तय करने में केंद्र व यूपी के बीच जो है MOU या करार किया जाएगा। प्रदेश में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर विकसित होगा। कहां पर होगा, औद्योगिक क्षेत्रों में सोलर लाइटें लगाई जाएंगी। इससे बड़े सोलर प्लांटों को लगाया जाएगा। ललितपुर में भी प्लांट लगाए जाने पर विचार हो रहा है। और शासन उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति 2019 के तहत पार्किंग स्टेशनरों को भी बनाने हेतु बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। तो ये सब जो है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत प्रमुख कार्य होंगे। आगे चलते हैं। बुढ़ापे की रफ्तार को कम करने वाली सिम एवरग्रीन, ये हर्बल चाय का नाम है, याद रखिएगा। सिम एवरग्रीन ये जो है क्या है, एक हर्बल चाय है। इसको किसने बनाया है, सीमैप के वैज्ञानिकों ने। सीमैप क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च। ये कहां पर है, सीमैप संस्था कहां पर है, लखनऊ में है। तो सीमैप के वैज्ञानिकों के द्वारा जो है ये हर्बल चाय बनाई गई जिसका नाम है सिम एवरग्रीन। प्रयागराज में वर्धा हिंदी विश्वविद्यालय का विश्व स्तरीय संस्थान उत्तर प्रदेश बनेगा और इस उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए जमीन उपलब्ध कराने का वादा किया है। आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, वर्धा में है। और उसी से संबद्ध एक संस्थान उत्तर प्रदेश में बनेगा और ये कहाँ बनेगा, प्रयागराज में बनाया जाएगा। प्रयागराज में ही कुछ और नई चीजें बनने जा रही हैं, इस तरह के प्रश्न संभावित हैं। राज्य सरकार प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है, ये भी प्रयागराज में बनेगा। इसके अलावा वैदिक विश्वविद्यालय भी प्रयागराज में बनेगा। ये तीनों चीजें एक साथ याद रखिएगा। वैदिक विश्वविद्यालय भी प्रयागराज में बनने के लिए प्रस्तावित हो गया है। फिर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी UPSIDA अब ललितपुर में बल्क ड्रग पार्क का निर्माण किया जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बल्क ड्रग पार्क या
बल्क ड्रग डिवाइस पार्क, दोनों ही नाम पेपर में अलग अलग पेपरों में निकले थे, लेकिन बल्क ड्रग पार्क या बल्क ड्रग डिवाइस पार्क जो है ललितपुर में बनेगा। और यहाँ पर क्या होगा, दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग होगी, मेडिकल इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी, क्योंकि प्रदेश सरकार ने देख लिया कि कोरोना जैसा अगर संकट आता है तो प्रदेश को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, जो है मेडिकल फील्ड में खुद निर्माण करना पड़ेगा, इसीलिए बल्क ड्रग पार्क ललितपुर में बनाया जाएगा। अब ये 2060 एकड़ में प्रस्तावित है इस पार्क में, और 24 करोड़ का निवेश किया जाएगा और 31,000 लोगों को इससे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसकी स्थापना से दवाइयों और चिकित्सीय उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। अगला अपडेट, 13 नई BSL-2 प्रयोगशालाओं का लोकार्पण किया गया अभी हाल ही में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में स्थापित 13 नई बायोसेफ्टी सेकेंड जनरेशन, जिसको हम BSL लैब कहते हैं, तो BSL-2 प्रयोगशालाओं का लोकार्पण किया गया। इनमें से 10 प्रयोगशालाएं प्रदेश के विभिन्न राजकीय मेडिकल कॉलेजों और 3 प्रयोगशालाएं निजी मेडिकल कॉलेजों में स्थापित की गई हैं। तो कुल कितनी हैं, 13 स्थापित की गई हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में जालौन में, आजमगढ़ में, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, अयोध्या, बांदा, बदायूं में स्थापित किया गया है, ये 10 हैं। और 3 जो निजी क्षेत्र में हैं तो वो हैं GS मेडिकल कॉलेज हापुड़, मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बाराबंकी और तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। ये 3 जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में स्थापित हुई हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने इस लेक्चर में उत्तर प्रदेश का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है सितंबर माह का, उसको कवर कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स PDF में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली PDF होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की PDF रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें।